पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसका होगा वर्ड। ठीक, आप इसका व्याख्या देख सकते हैं नीचे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वर्णों का समूह वर्णमाला है। वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णमाला इसमें कहते हैं वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को हाँ, इसमें कहते हैं वर्णों के समूह को, या फिर इसको तो नहीं कहते हैं, या फिर देखिए ये इसका उत्तर होगा, ये वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। व्याख्या देख सकते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो देखिए इसमें कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो ये जो का और खा होता है यही होती हैं कंठ ध्वनियाँ। देखिए कंठ ध्वनियाँ क्या हैं, यहाँ पे कंठ ध्वनियाँ हैं, कंठ ध्वनियाँ के देखिए ये है यहाँ पे कंठ, तो का खा गा घा ये सब कंठ ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, सब आपकी कंठ ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो स्थान के आधार पर देखिए रेलवे 1997 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। तो देखते हैं इसका ये क्या है। ये पूछ रहे हैं कि मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो मूर्धन्य व्यंजन इसमें से कौन हो सकता है मूर्धन्य व्यंजन। तो देखिए मूर्धन्य यही होता है डा और ढा, ये सब मूर्धन्य होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मूर्धन्य, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। मूर्धन्य व्यंजन तो कहते हैं एसी किरीट व्यंजन। ठीक है, यानी जीवा के लचीले के समान के हिस्से के लचीले के सामने के हिस्से से उच्चारित होते हैं, जो जीवा द्वारा उत्सर्ग कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। ये देखिए हैं टा ठा डा ढा, ठीक है, और अड़ा है। ठीक, ये है। अब अगला देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 इसका है। पाँचवा प्रश्न इसका है कि अल्प प्राण कौन से हैं। तो देखो अल्प प्राण इसमें कौन कौन से हैं, तो अल्प प्राण इसमें होगा ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर दूसरा इसका होगा। तो देखिए इसका उच्चारण, ये व्याख्या इसकी देखिए कि अल्प प्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह में बोला जाता है। जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह में बोला जाता है, इसको कहते हैं अल्प प्राण। ठीक है, इसको कहते हैं अल्प प्राण। और देखो कह रहा है कि जब अल्प प्राण ध्वनियाँ इस महाप्राण ध्वनिया में परिवर्तन हो जाती है तो उसे महाप्राणीकरण कहते हैं। ठीक है, ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं इसका 6। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो पहले हम लोग नासिक के व्यंजन के बारे में बात कर लेते हैं। नासिक के व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसको बोलने से मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा निकलती है। जैसे हम लोग बोलना चाहें कि देखिए अगर हम लोग बोलना चाहें अंगा, ठीक है, अंगा बोलें, और फिर उसके बाद बोलें इया, ठीक है, फिर अगर हम लोग बोलना चाहें अड़ा, अड़ा, ठीक, उसके बाद बोलना चाहें ना, ठीक है, फिर माँ भी बोलें। तो ये सब जो व्यंजन हैं इसको हम लोग नासिक के व्यंजन कहते हैं। नासिक का मतलब जिसका उच्चारण नाक से हो। ठीक है, जिसका उच्चारण मुंह के साथ साथ नाक से, उसको नासिक के व्यंजन कहते हैं। तो अब इस कसौटी पे देखते हैं कि प्रश्न इसका उत्तर कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे इयाँ दे रखा है, तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसका आप उच्चारण यहाँ पे इसका प्रोनाउंस ये व्याख्या आप देख सकते हैं कि नासिक के व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिसे नरम तालु को नीचे लाकर उत्पन्न किया जाए और जिनमें मुंह से वायु निकलने पर अवरोध हो, लेकिन नासिकाओं से निकलने की छूट हो,
और कह रहे कि ना, मा, अड़ा, ऐसे 3 व्यंजन हैं नासिक के व्यंजन लगभग हर मानव भाषा में पाए जाते हैं। ठीक है, हर मानव भाषा का मतलब है कि जैसे हमारी हिंदी भाषा है और कोई इंग्लिश भाषा है ना, तो फ्रेंच है, तो मतलब अलग अलग जितनी भी प्रकार की भाषाएं, सब में ये बता रहे हैं कि यहाँ पे नासिक की ध्वनियाँ पाई जाती हैं या नासिक के व्यंजन पाए जाते हैं। तो कह रहे अनुस्वार का प्रयोग संयुक्त व्यंजन के प्रथम प्रथम सदस्य के रूप में पाए जाने वाले नासिक के व्यंजन। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अंगा है। अब देखिए अंगा है ना, तो अंगा में नीचे हलंत लगाया हुआ है, तो कहने का मतलब ये अंगा के साथ अभी आ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। इसके बाद यहाँ पे ईया दिया, अड़ा दिया है, ना दिया है, मा दिया है, वही मैं आपको जो इससे पहले बताया हूँ कि स्थान पर किया जाता है। ठीक, अगला है कि ये देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पे कह रहे हैं कि ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं। तो ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं, तो इसमें से ऑप्शन देखिए, इसमें से कौन सा है, इसमें से किसको कह सकते हैं बताइए। देखिए अगर हम लोग कंठ तालब की बात करें तो ये जो ए और ए का उच्चारण होता है वर्ग, ये कंठ तालव्य से इनका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, अब इसका व्याख्या देखते हैं। तो कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु संयुक्त रूप से हो, कंठ और तालु संयुक्त रूप से हो, उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं, जो ए और ए हैं। ठीक है, इनका और इनका ये दोनों मिलके ना कंठ और तालव्य, ये जो होता है कंठ, ठीक है, और तालव्य, कंठ तालव्य। ठीक है, ये जो है कंठ तालव्य है, इसको हटाते हैं, समझ में तो आ गया होगा। तो कंठ तालव्य से ये ए और ए का उच्चारण होता है। अगला देखते हैं प्रश्न कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। ये देखिए जो टीजीटी है ना, टीचर है, ये देखिए टीजीटी है ना, ये टीचर की परीक्षा में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है और टीचर 2014 में पूछा गया है। तो इसका देखते हैं कौन सा है। ये हिंदी के टीचर के लिए है, ये टीजीटी कह रहे हैं, हम लोग जो संयुक्त परीक्षाएं कराई जाती हैं टीचरों के लिए, उसमें ये प्रश्न पूछा गया 2014 में। तो देखते हैं, कह रहा है कि अयोगवाह कौन कौन सा, तो बताइए अयोगवाह इसमें से कौन कौन सा है, अयोगवाह कौन सा है। तो हम लोग ये अगर हम लोग स्वरों की बात करते हैं तो स्वरों की का जो ये यहाँ पे अ और अंक होता है, ठीक है, अ और अंक होता है, अंक और आ होता है ना, जो यहाँ पे अंक और आ होता है, ये देखिए आपका हो गया अंक और इसको आ कहते हैं। ठीक है, ये जो हो गया इसी को हम लोग कहते हैं अयोगवा, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अयोगवा। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा कि अयोगवा कहते हैं। आप इसका उच्चारण यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें विसर्ग लगा होता है। ठीक है, अयोगवा मतलब अनुस्वार और विसर्ग होता है, तो इसको अयोगवा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि कह रहे हैं कि निम्न में बताइए कि शब्द में कह रहा है ना कि द्वैत व्यंजन है, मतलब दो व्यंजन है, द्वैत व्यंजन है, तो इसमें से देखना ये कौन सा है, कौन सा सही इसमें से हो सकता है। तो अगर हम लोग देखिए द्वैत व्यंजन का मतलब कि एक ही व्यंजन है ना साथ में हो, जैसे देखिए यहाँ पे जो दिया है दिल्ली, क्या दिया है दिल्ली, ठीक है ना, तो दिल्ली में आप देखेंगे कि आधा ला है, फिर क्या है पूरा ला है, ये होगा दिल्ली, और ऐसे, ठीक है, ये है दिल्ली। तो बस यही ये पूछ रहे हैं, यही ये क्या कर रहे हैं, यही ये पूछ रहे हैं। तो अगर यही ये पूछ रहे हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यही तो होगा द्वैत व्यंजन। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, आप इसका व्याख्या देख सकते हैं नीचे, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं, चलिए पढ़ लीजिए। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, आगे चलते हैं। सा देखिए प्रश्न नंबर 10 है कि सा है ना, और सा और ख इसको साथ कहते हैं, जो ये बड़ा सा है और ये सा है और ये छोटा सा है और ये हा है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए इनको हम लोग कौन सा व्यंजन कहते हैं। देखिए ये जो सा होता है बड़ा सा और ये ना खटखोर सा, और ये जो सा होता है और हा, इनको बोलने पे हमारे मुंह से हवा बहुत ज़्यादा निकलती है, इसको संघर्षी व्यंजन कह सकते हैं। कौन सा व्यंजन कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या थोड़ी सी बड़ी है, तो आप लोग इसकी व्याख्या आराम से देख सकते हैं। देखिए कह रहा है कि संघर्षी व्यंजन ऐसा व्यंजन वर्ण होता है, संघर्षी व्यंजन ऐसा व्यंजन वर्ण होता है, ठीक है, हम लोग पहले इतना देखते हैं।
संघर्षी व्यंजन ऐसा व्यंजन वर्ण होता है जिनमें मुंह के उच्चारण स्थान के पास लाकर बहुत ही तंग खोल के हवा को बाहर धकेला जाए। ठीक है, कह रहा है कि मसलन निचले होठ को ऊपर के दांत से जोड़ने से फा की ध्वनि या जीवा के पिछले हिस्से को मुंह की छत के पिछले हिस्से से जोड़ने से खा की ध्वनि होती है। ठीक है, और कह रहे हैं इसी तरह सा और था। अब देखिए जो था है और नीचे क्या लगा हुआ है, उसके नुक्ता लगा हुआ है, बिंदु वाला झा और बिंदु वाला और जा भी जो है ना संघर्षी व्यंजन है। तो देखिए अब यहाँ पे तो देखिए एडिशनल यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला, एडिशनल यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला। तो देखो ये जो चीज़ बता रहे हैं इसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना झा है, झा से जो झरना होता है ये है। और फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो आपका क्या है, इसको हम पीछे करते हैं, ये जो है आपका ये जो जा है इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, अस्पर्श संघर्ष, इसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये देखिए एक और यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, ये ना कहने का मतलब ये वाला। ठीक है, ये जो है आपका ये था, और था के नीचे भी हलंत लगा हुआ है, ये नुक्ता लगा हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग संघर्ष कहेंगे। ठीक है, तो इतना यहाँ से क्लियर हुआ। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो आप लोग इस ऑप्शन को देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से आप बता सकते हैं कौन सा है। तो बताइए इसमें से कौन सा है। अभी वीडियो को रोकिए और तुरंत कमेंट में जाइए और लिखिए कि जो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर होगा कौन सा होगा। ये देखिए आसान प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। अगर आपको आ रहा है तो तुरंत कमेंट में जाइए, वीडियो को रोकिए और कमेंट करिए इसमें से कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। इसमें से देखिए इसका जो उत्तर होगा ये होगा ख और गा। ठीक है, इसका जो उत्तर होगा ख और गा होगा। ठीक, ये देखो ख और गा इसका करेक्ट उत्तर है। आगे चलते हैं, अगला है निम्न में कौन घोष वर्ण है, कौन घोष वर्ण है। ये भी देखिए क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है पहले का। अब तो रेलवे में हिंदी नहीं पूछी जाती, पहले जब पूछी जाती थी तो पूछी जाती। अब रेलवे के जो है बैंकिंग एग्ज़ाम में शायद पूछी जाती है, बैंकिंग एग्ज़ाम में, लेकिन ऐसे सामान्य परीक्षाओं में रेलवे में अब जनरल साइंस पूछी जाती है, अब हिंदी नहीं पूछी जाती। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें कह रहा है कौन घोष वर्ग है। तो घोष इसमें कौन है बताइए, इसमें घोष कौन है, ध्यान से देखिए और बताइए इसमें घोष है कौन। तो देखो घोष, और अभी मैं एक प्रश्न में अघोष बताया हूँ, अघोष वही होता है कि जिसको बोलने में मुंह से ज़्यादा हवा निकले, आप आवाज़ संघर्ष करके बाहर हो। तो इसमें देखो आएगा कौन। अगर हम लोग बोल रहे हैं, देखिए अगर हम लोग बोले यहाँ पे खा बोलें, चा बोलें, माँ बोलें या था बोलें, आप कौन सा बोलना चाह रहे हैं, इन तीनों में से कौन सा बोलना चाहते हैं। तो आप लोग इसको बताइए कौन सा बोलना चाहते हैं। देखो इसमें से जो इसका उत्तर होने वाला है, इसमें से जो इसका उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा, इसको हम लोग लगा दें इसका उत्तर कि ये है माँ। ठीक है, माँ है, घोष वर्ग है। ठीक है, माँ घोष वर्ग है। देखिए कि घोष वर्ग क्या क्या है, कह रहा है इसमें जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है, ठीक है, उन्हें घोष वर्ग कहते हैं। इनकी संख्या 31 होती है, जो इस प्रकार है। ठीक है, चलो ये डन कर दें इसको। ये क्या हो गया, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कौन सा अमानक वर्ग है। तो देखो अमानक वर्ण इसमें से कौन सा है। तो अगर हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं तो 13 में अमानक वर्ण कौन सा है। तो अमानक वर्ण तो देखो इसमें अमानक वर्ण कोई भी नहीं है, ठीक है, सब मानक वर्ण है।
लेकिन क्या है कि यहाँ पे इनको ऑप्शन में लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था इसमें ऑप्शन में, ऐसे लिखना चाहिए कि ऐसे होता है कुछ। इसका जो होगा मैं अभी बता रहा हूँ, अभी क्लियर इसका कर रहा हूँ। इस देखते हैं, शायद बीच में कुछ प्रश्न स्किप हो गए, उसको हम लोग लास्ट में करवा देंगे, नहीं तो फिर हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो बना करके उसको फिर करवा देंगे। तो देखो कह रहा है कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, ये 21 है। उसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो लास्ट में हो जाएगा। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो जो प्रश्न नंबर 21 है इसका बताइए कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन बताइए, संयुक्त व्यंजन। तो देखो संयुक्त व्यंजन इसमें सिर्फ एक ही है, ये है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन आप कितने, देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दे रखा है, जो इसकी व्याख्या है इसकी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसकी व्याख्या देखिए। इसकी जो व्याख्या है यहाँ पे, ठीक है। ये तो थोड़ा सा यूँ हो गया कि हमको यहाँ से लेना चाहिए था, सही आएगा। ओ गड़बड़ा जा रहा है, ये है यहाँ से, फिर गड़बड़ हो गया। तो मान लो यही दिया है, ठीक है, ये यही दिया है, ये दिया है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में संख्या चार है, जो कि निम्नलिखित है। सा, ठीक है, सा। अब देखो सा किससे किससे मिलके बना है, क अलग मतलब क और सा, ठीक है, और आ, ये तीन वर्डों से मिलके बना है क्या, छतरी वाला। और कह रहे त्र और त प्लस रा और आ मिलके क्या बना है, त्रा बना है। तो इसी क्रम में आपका क्या है, क्या है, जा और यहाँ अभी से जस्ट पहले आया था, तो हम लोग ज्ञान लगाए थे। सरा देखिए क्या क्या है, सरा जो है श्रवण कुमार वाला सा है, यहाँ पे सरा है, तो किससे किससे मिलके बनता है, कह रहे कि सा है, हाँ ये जो है ना, ये सा और ये रा और ये आ मिलके क्या बनता है, सरा बनता है। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। 22 की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, ये दंत नहीं है। ठीक, उच्चारण आप इसका यह व्याख्या आप देख सकते हैं। कह रहे हैं कि दंत क्या क्या है, तो ये त थ द ध न और सा, ये तो हैं दंत, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे दंत नहीं है, तो ये जो टा है ये क्या है, ये टा है, ये मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, तो ये इसका ये हो जाएगा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, आप देखो ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 23 वाला, कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। तो इसका डी है, 23 का डी, ठीक है। तो 23 का जो डी है 23 का, ये अकारांत कहते हैं, ठीक है। जिसके लास्ट में आ आता है उसको अकारांत। देखो इसमें ना ही ये सही होगा, ना ही ये सही होगा, ना ही ये तीनों इसमें क्या है, गलत है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या सही है, इसमें सिर्फ सही है आपका इसमें सही है कि अकारांत, जिसके लास्ट में आ है उसको कहेंगे अकारांत, अकारांत, ठीक, अकारांत। आप लोग देख सकते हैं इसका। ये आगे चलते हैं। कह रहा है कि 6 वर्ग किसके योग से बना है ना। 6 वर्ग किसके योग से बना, जस्ट अभी इससे पहले हम लोग बात किए हैं कि किसके योग से बना है 6 वर्ग। तो 24 का इसमें से कौन सा हो जाएगा, आप लोगों को आ रहा है तुरंत कमेंट में जाइए और बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, ये होगा इसका उत्तर। उच्चारण इसका व्याख्या भी देख लीजिए। आगे चलते हैं। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है। वही हमने कहा ना कि स्वरों की संख्या पूछेगा, व्यंजनों की संख्या पूछेगा, द्विगुण व्यंजनों की संख्या पूछेगा, ठीक है, अनुस्वारों की संख्या, ये अलग अलग पूछता है प्रश्न। तो ये चीज जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका कौन सा उत्तर होगा। देखो ये सिर्फ और सिर्फ 25, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कुल संख्या कितनी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में या तो एरर है, तो देखो एरर क्वेश्चन में तो नहीं है। यहाँ पे जो अभी इसका जो देखो जो इसका 11 सही हुआ है, ठीक है। 11 की बात पहले कर लेते हैं, 11 क्या है, ठीक है। 11 की जो हम लोग बात करते हैं तो 11 है क्या, है ना, 11 इसमें। तो अगर आप लोग स्वरों को गिनेंगे तो स्वर हैं कितने, बताइए स्वर कितने हैं, स्वर यही ना है, कितने स्वर हैं। तो स्वर होता है, एक आ होता है, गिनिएगा आप लोग, आ हो गया, ठीक है, फिर बड़ा आ हो गया, थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ई हो गया और बड़ी ई हो गया, ठीक है।
और ऊ हो गया और बड़ा ऊ हो गया और क्या हो गया, री हो गई। ठीक है, ये री हो गई। ठीक, इसके बाद होता है री। री यहाँ पे शायद इसको हम लोग री को मानेंगे, री को भी मतलब सबकी बात कर रहा है, कुल की बात कर तो क्योंकि री भी होगी। ठीक है, फिर ए होता है, ए होता है, ओ होता है, अ होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर आपका अंक होता है। ठीक है, अंक होता है, मैं यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ, अंक होता है। और फिर होता है ना, फिर होता है आ होता है, ये होता है। ठीक, तो अब सबको गिनेंगे कि नहीं कितना हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी ये इसको 2 बार कर दिया हूँ तो 12, 11 हुआ था, 12 और 13, 13 हुआ ना, इसका 13 हुआ। लेकिन ये जो आपके 11 यहाँ पे मान रहे हैं, ये जो 11 यहाँ पे आपको मान रहे हैं, इसे 2 निकाल दे रहे हैं। कितना निकाल दे रहे हैं, 2। ये किसको किसको निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, ये जो ये है, ये आ है ना, अंक और आ को, इसको ये निकाल दे रहे हैं, इसको ये व्यंजन नहीं मान रहे हैं। इस हिसाब से यहाँ पे 11 सही होगा। नहीं तो अगर कुल की बात करें तो कुल, अगर कुल की बात करते हैं तो कुल आपका 13 होता है। ठीक है, तो इनके अनुसार यहाँ पे 11 है। और अगर प्रश्न ऐसे दिया रहेगा, अगर कुल पूछेगा तो आप लोग 13 ही इसका सही उत्तर करेंगे। ठीक है, 13 ही, 13। आगे देखते हैं 26। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, कौन स्वर नहीं है 26 का, इसमें से कौन स्वर नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर बताइए प्रश्न नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर क्या होगा, कह रहे कौन स्वर नहीं। तो स्वर तो आसान प्रश्न है ना, ये नहीं है और सब तो स्वर हैं। ठीक, 27 कह रहा है कि कौन टावर का नहीं है। तो टावर, ये भी आसान ही प्रश्न है कि टावर का ये कौन नहीं है, घा नहीं है टावर का, बाकी सब टावर के हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखो फिर यहाँ पे प्रश्न पूछा व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 28 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 33। ठीक है, इसको भी आप लोग वर्णमाला वाले में देख लीजिएगा कि कितना होता है। ठीक है, 33। अब इसकी व्याख्या देखिएगा ध्यान से, व्याख्या की स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कहीं लिखिए अगर प्रश्न नहीं है आपको आ रहा है तो। ठीक है, अगला देखते हैं 29। निम्न में से कौन सा, कह रहा कि है ना, ये लिखा पश स्वर है। ठीक है, पश स्वर है। देखो स्वर की बात कर रहा है ये, इसमें किसकी बात कर रहा है, स्वर की। तो देखो इसमें स्वर, दो तो स्वर इसमें है नहीं, दो ऑप्शन, पहले ऑप्शन आप लोग काटना चाहिए, दो तो है नहीं। जो लड़ाई हमको लड़नी, इसमें लड़नी और इसमें लड़नी, कि बताना है कि कौन इसमें सही है। तो इसमें से कौन आपको सही हो रहा है, कह रहे हैं कि ना पश्च स्वर है। देखो अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। तो इसमें कह रहा है पश्च स्वर हैं कौन। 29 ये आपसे पूछ रहा है, तो 29 का यहाँ पे कौन हो रहा है, ये कह रहे आ होता है आपका पश्च स्वर। बाकी आप इसका ना, इसका यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी व्याख्या। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। ये देखो प्रवक्ता 2016 में पूछा गया है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा कि अयोगवाह कौन है, अयोगवाह कौन है। तो जो विसर्ग होते हैं, जो विसर्ग का मतलब देखो, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ये अयोगवाह है ना, ये और ये, अभी हम लोग इसकी ही बात किए थे। जो वहाँ पे हमारा प्रश्न वो बता रहे थे, उनके हिसाब से 11 हो रहा था अगले प्रश्न में, जिसमें गलत हुआ था, और मेरे हिसाब से यहाँ पे हो रहा था 13। तो ये 2 को निकाल देते हैं, ये अयोगवाह उसमें से निकाल देते हैं, तब आपका जाके इतना होता है। लेकिन अयोगवाह को लेके जोड़ेंगे तो 13 होगा, और इसको अगर 2 निकाल देंगे तो 13 - 2 करेंगे तो क्या होगा, 11 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग जो है यही है इसका उत्तर। ठीक है, विसर्ग। अब देखिए वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो होता है ना, ये और ये, यही लगता है ना, ये अंक का है ना, ये ऐसा है और ये ऐसा। ठीक है, यही है। आगे देखते हैं 30। देखो इसमें एक गड़बड़ हुआ इनके हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से वो सही था। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। 31 में ये कह रहे हैं कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। अब देखो छ ध्वनि का कौन सा उच्चारण स्थान है, तो बताओ छ ध्वनि का उच्चारण स्थान। ये भी प्रश्न अच्छा ही है, यूजीसी नेट में पूछा, जेआरएफ में। तो ये प्रश्न का उत्तर बताइए 31।
तो जो तालव्य होता है ना, तालव्य, तो ये तालव्य होता है। ठीक, तालव्य क्या है? तालव्य देखो, जो तालव्य होते हैं ये ई भी होता है, बड़ी ई होगा जो स्वर में आता है, और चा से लेके जो होते हैं ना, चा छा जा झा इया, कहने का मतलब कि पूरा पूरा और पूरा पूरा चा वर्ग जो है वो पूरा होगा आपका तालव्य में। इसके बाद जो आपका इया होता है, अच्छा इया, इया तो इसी में आएगा, और सा और या भी होते हैं जो व्यंजन हैं आपके तालव्य हैं। ठीक है, 32 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं? अब बताओ, इसमें जो 32 इसका प्रश्न है, तो बताओ 32 में इसका उत्तर कौन होगा? करेंगे कौन संयुक्त नहीं है, कौन संयुक्त नहीं। अगर हम लोग सा की बात करते हैं तो ये संयुक्त नहीं है। ठीक है, ये संयुक्त नहीं, ये खुद अपने आप में है, इस किसी से मिलके नहीं बना है। लेकिन जो संयुक्त है, ये भी संयुक्त है आपका, है ना, ये भी आपका संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है। नीचे इसका पूरा वो व्याख्या दी गई है, इसको आप देखिए। आगे दिया है कि तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है। तो देखो तालव्य व्यंजन इसमें कौन सा है? 33 तालव्य व्यंजन, तो वही जो तालव्य है, ये जो चा वर्ग है ना, यही तो है तालव्य। इससे पहले भी जस्ट हम लोग पढ़े हैं अभी, तो इसका आप व्याख्या देखिएगा। 34 यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? ये बीएड प्रवेश परीक्षा 2008 में पूछा गया, और बीएड में ऐसे ही प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, बीएड में ऐसे ही प्रश्न हमेशा और हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही प्रश्न है। जो 34 है, 34 का उत्तर क्या होगा बताइए? 34 का यहाँ पे कौन सा उत्तर होगा बताओ? यहाँ पे 34 का उत्तर कौन सा होगा? ठीक है, 34 का उत्तर यहाँ पे होगा सी, अंतस्थ व्यंजन इसको कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ। अनुनासिक का संबंध होता है, देखो बिहार दरोगा परीक्षा में पूछा गया है कि अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह से। ठीक है, नाक और मुंह से अनुनासिक। अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं? यहाँ पे कौन कौन होते हैं ये भी आपसे पूछ लिया है ना, तो इसका कौन सा हो जाएगा? वर्ग के पंचमाक्षर। अब देखो, वर्ग के पंचमाक्षर का मतलब ही तो होता है कि आपका अंगा आने वाला है, इया आएगा, अड़ा आएगा, ना आएगा, और ये देखो ना है ना, ना है, इसकी नाक अखिलेश जैसी हो गई है, ये देखो ना है ना, ये ना है, और ये आपका माँ है। यही तो है पंचमाक्षर, कावर का पंचमाक्षर है ना, ये इया है। ठीक है, तो ऐसे ये इसका हो जाएगा ये पंचमाक्षर वाला। ठीक, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? अब देखो वही प्रश्न कि स्वरों की संख्या इसमें पूछ दिया, तो स्वरों की संख्या इसमें कितनी है बताइए? 11 है। ठीक है, इसमें 11 है। ठीक है, अब देखो वो जो 11 लिया है स्वरों की संख्या, तो स्वर अगर हम लोग अपने यहाँ पढ़ते हैं, हम लोग तो ये भी तो पढ़ते हैं, अह पढ़ते हैं और अह पढ़ते हैं, अंक और अह पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इनको लेके नहीं बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखो वो वाला प्रश्न ये अपने हिसाब से ही गलत किए थे, हमारा तो वहाँ पे सही था। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कर, स्वरों की संख्या 11, अगर कुल स्वरों की संख्या कहेंगे तो बताओ इनको जोड़ के लेंगे कि नहीं लेंगे? तो 11 + 2 क्या 13 नहीं होगा? और इस प्रश्न का उत्तर तो 11 ही सही होगा, ये आपका 11 सही है, 11 आपका करेक्ट है। लेकिन जो पहले वाला प्रश्न ये गलत किए थे, उस हिसाब से उसका 13 सही होगा। आगे देखिए, यानी कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है 38। तो कंठ और ओष्ठ, यहाँ पे और जो है कंठ और ओष्ठ है। ठीक है, 39 बात करते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम, ये देखो भी, ये भी प्रश्न है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ ये लिख दिए हैं कि सिर्फ एक परीक्षा में पूछा, लेकिन ये अनगिनत परीक्षा में पूछा गया है, ये अनगिनत परीक्षा में पूछा गया, हमेशा ये पूछा जाता है। ठीक है, 39 बताओ। तो इसका होगा, पहले होगी ध्वनि, फिर शब्द होगा, पद होगा और वाक्य होगा, इसका एक क्रम होता है। ठीक है, आगे देखो, ये JPGRF 2014 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा?
कि ना उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम है। ठीक है, तो वही जो इससे पहले प्रश्न है उसी का समानार्थी मतलब उसी तरह से ये भी प्रश्न है। ठीक है, तो एक खंड होगा, तालव्य होगा और वत्सर्य होगा और दंतोष्ठ होगा। ठीक है, इसका उत्तर ये है। ठीक, तो देखो ये है।